सुप्रभात। आज हम 11वां गद्य पाठ भारती का सपूत ये देखने वाले हैं। एक ये प्रस्तुत अंश जो है वह जीवन परक उपन्यास से लिया गया है। भारती का सपूत इस गद्य के लेखक रांगेय राघव हैं। सपूत सपूत का अर्थ होता है अच्छा बेटा। यहाँ पहले हम लेखक परिचय जो है वह देखेंगे। रांगेय राघव जी का जन्म 17 जनवरी 1923 को आगरा यानी उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी संपूर्ण शिक्षा आगरा में हुई। वहीं से आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आंचलिक, ऐतिहासिक तथा जीवन परक उपन्यास लिखने वाले रांगेय राघव जी के उपन्यासों में भारतीय समाज का यथार्थ चित्रण प्राप्त है। आपने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में सृजनात्मक लेखन करके हिंदी साहित्य को समृद्धि प्रदान की है। रांगेय राघव जी की मृत्यु 1962 में हुई है। उन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं उसमें भारतीय समाज का यथार्थ यानी वास्तविक चित्रण जो है वह हमें देखने को मिलता है। और हिंदी साहित्य की लगभग सभी प्रकार की विधाओं में उन्होंने एक सृजनात्मक लेखन कार्य करने का काम रांगेय राघव जी ने किया है। उनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। लोई का ताना, भारती का सपूत ये जीवन परक उपन्यास है। कब तक पुकारूं ये उपन्यास है। अंगारे न बुझे यह कहानी संग्रह है। पिघलते पत्थर काव्य संग्रह है। विरूढ़क, नाटक, संगम और संघर्ष, आलोचना आदि। विधा परिचय देखिए। ऊप का अर्थ समीप तथा न्यास का अर्थ थाती अर्थात मनुष्य के निकट रखी वस्तु। उपन्यास गद्य साहित्य का वह रूप है जिसमें जीवन का बहुत बड़ा पटल चित्रित रहता है। यह हमारे जीवन का प्रतिबिंब होता है जिसको प्रस्तुत करने में कल्पना का प्रयोग आवश्यक है। उपन्यास महान सत्यों और नैतिक आदर्शों का एक अत्यंत मूल्यवान साधन है। इसमें लोकप्रियता और महनीयता का अद्भुत समन्वय होता है। मानव जीवन का सजीव चित्रण उपन्यास में है। यानी हिंदी साहित्य में जो अलग अलग विधाओं में लेखन कार्य किया जाता है उसमें उपन्यास है। उप का अर्थ होता है समीप और न्यास का अर्थ होता है थाती अर्थात मनुष्य के निकट रखी वस्तु। और यह उपन्यास गद्य साहित्य का वह रूप है जिसमें जीवन का बहुत बड़ा पटल चित्रित रहता है। यानी किसी एक विशेष क्षेत्र को केंद्र बिंदु मानकर वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, उनकी बोली भाषा कैसी है, आचार विचार क्या है, इन सभी बातों का लेखा जोखा उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम पाठ परिचय देखते हैं। पाठ परिचय देखिए। प्रस्तुत अंश जीवनी परक उपन्यास से लिया गया है। इसमें किसी व्यक्ति के जीवन वृत्त को आधार बनाकर कल्पित प्रसंगों की सहायता से औपन्यासिक स्वरूप दिया जाता है। इसमें हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु के जीवन के विविध पहलुओं का रोचक ढंग से परिचय कराया गया है। बचपन से ही साहित्य एवं शिक्षा के प्रति रुझान ने भारतेंदु को हिंदी साहित्य का या हिंदी साहित्य जगत का देदीप्यमान इंदु
अर्थात चंद्रमा बना दिया। अंग्रेजों की नीतियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ एवं अशिक्षा के खिलाफ भारतेंदु द्वारा जगाई अलख को उपन्यासकार ने अपनी लेखनी से और भी प्रज्वलित किया है। अब यह जो है वो एक जीवनी पर जो उपन्यास है, उस उपन्यास से ये जो गद्य है वह गद्य लिया गया है। और इसमें यानी किसी व्यक्ति के जीवन वृत्त, कई बार आपने जीवनी देखी है, आत्मकथात्मक लेख देखे हैं, उसी प्रकार यह जीवन वृत्तों को आधार बनाकर एक कल्पित प्रसंगों की सहायता से उसे औपन्यासिक, औपन्यासिक का अर्थ होता है अनोखा, विलक्षण। औपन्यासिक यानी क्या? विलक्षण या अनोखा। इसमें हिंदी गद्य के जनक, देखिए हिंदी गद्य जो है उसका जनक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। और ऐसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उनके जीवन के विविध पहलुओं को रोचक ढंग से बताने की कोशिश इस गद्य में राघव जी ने की है। बचपन से ही भारतेंदु हरिश्चंद्र की साहित्य एवं शिक्षा के प्रति उनके मन में एक प्रकार की यानी शिक्षा के प्रति रुझान ने भारतेंदु को हिंदी साहित्य का एक देदीप्यमान हिंदू यानी चंद्रमा बना दिया है। उन्होंने अपने साहित्य में अंग्रेज़ों की नीतियाँ, क्योंकि यह कालखंड अगर हम देखते हैं 17 जनवरी 1923 को उनका जन्म हुआ था, 1962 में उनकी मृत्यु हुई, यानी हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था। और इसलिए अंग्रेज़ों की नीतियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ एवं अशिक्षा के खिलाफ भारतेंदु द्वारा जगाई गई यानी जगाई अलख, अलग का अर्थ है अदृश्य, अलक्ष्य उपन्यास ने अपनी लेखनी से और भी अधिक प्रज्वलित कर दिया है। अब यहाँ ये जो भी लेख है यह सारा पूरा का पूरा यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्ति विशेष के कुछ पहलुओं को यहाँ बड़ी रोचक ढंग से बताने की कोशिश रांगे राघव जी ने की है। तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उनके लिए हिंदी के पिता कहते हैं। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी के पिता कहते हैं, तो महाकवि रत्नाकर ने उन्हें भारती का सपूत कहा है। और हमारे गद्य का नाम क्या है? भारती का सपूत। ये उपाधि किसने दी है? तो महाकवि रत्नाकर ने उन्हें भारती का सपूत कहा है। अब यह भारतेंदु जो है, भारतेंदु का जन्म जो है वह 1850 और मृत्यु जो है वह 1885 में उनकी हुई थी। उन्हें सिर्फ 34 वर्ष और 4 महीने की उम्र उन्हें मिली है। तो इस प्रकार यानी हिंदी साहित्य का पितामह उसे कहा जाता है, पिता उसे कहा जाता है। तो निश्चित रूप से उनका जो हिंदी के विकास में उनका जो योगदान है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। अब हम उसे क्रमशः देखेंगे। अध्यापक रत्नहास उठ खड़े हुए। उन्होंने दीवार पर टंगे हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र के विशाल चित्र को देखा और फिर उपस्थित सज्जनों और स्त्रियों से कहा, भाइयों और बहनों, मैं आपको आज एक विशेष कारण से निमंत्रित किया है। अब देखिए अध्यापक रत्नहास जो है वे खड़े हुए और जो दीवार थी उस दीवार पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक विशाल चित्र, फोटो या तस्वीर लटकी हुई थी, उसकी ओर उन्होंने देखा। और वहाँ पर जितने भी उपस्थित सज्जन और स्त्रियाँ वहाँ पर थी, उन सभी को उन्होंने कहा कि भैया और बहनों, मैंने आज आपको यहाँ विशेष कारण से निमंत्रित किया है। क्या विशेष कारण है वह आगे देखिए। अध्यापक की आंखों में चमक थी। आने वाले सभी लोग उनसे परिचित थे, अतः
सब में कौतूहल जाग उठा था। अब यह आँखों में चमक चमक होना, एक मुहावरा जो है वह लिख लीजिए, आँखों में चमक होना। आँखों में चमक होना का अर्थ होता है किसी को देखकर खुश होना। किसी को देखकर खुश होना। अभी अध्यापक जो है उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह तस्वीर, यह फोटो उन्होंने देख लिया तो उनकी आंखों में चमक आ गई थी। वे बड़े खुश हो गए थे और आने वाले सभी लोग उनसे परिचित थे और सभी लोगों में एक कौतूहल, एक जिज्ञासा जाग उठी कि भाई क्या विशेष कारण है कि जिसके कारण अध्यापक रत्नहास जो है उन्होंने हमें आमंत्रित किया है। श्रीमती अनुराधा ने कहा, आज भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म दिवस है। हम लोग उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने को ही तो यहाँ एकत्र हुए हैं। और वहाँ उपस्थित या अनुराधा जो है उन्होंने सबको संबोधित करते हुए सबको उन्होंने कहा कि आज भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्मदिन है और हम लोग उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, एकत्र हुए हैं। फिर उसके पश्चात अध्यापक रत्नहास ने कहा, अच्छा तो सुनिए, यह इस पुस्तक की भूमिका है। इसे सुनकर आपको लगेगा कि 100 बरस पहले लोग अपने से 100 बरस बाद के युगों के बारे में क्या सोचते थे जिसमें हम रहते हैं। उसका प्रारंभ 100 बरस पहले हुआ था और जिस युग में भारतेंदु की जीवनी लिखने वाला लेखक था, उस युग का प्रारंभ स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, आज्ञा है। अब यह अध्यापक रत्नहास जो है उन्होंने सबको कहा, तो अच्छा सुनिए, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक की भूमिका है। इसे सुनकर, यानी ये जो पुस्तक मैं पढ़ने वाला हूँ, इसे सुनकर आपको लगेगा कि भाई 100 बरस पहले लोग अपने से 100 बरस बाद के युग के बारे में क्या सोचते थे, जिस युग में अब हम रह रहे हैं। देखिए, जो बड़े लोग होते हैं बहुत दूर की सोचते हैं, तब वे लोग आने वाले अगले 100 सालों के बारे में भी सोचते हैं। हम सिर्फ कल की बात सोचते हैं, लेकिन जो महान लोग होते हैं वे बहुत ही दूर की सोचते हैं। और इसीलिए रत्नाकर जी ने कहा कि उन्होंने 100 बरस, यानी बाद में आने वाले 100 बरस जो है उनके बारे में उन्होंने सोचा था, जिस युग में आज हम जी रहे हैं। उसका प्रारंभ देखिए 100 बरस पहले हुआ था और जिस युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी लिखने वाला लेखक था, उस युग का प्रारंभ स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। उसके पश्चात देखिए, अध्यापक ने किताब उठाकर देखा और पढ़ने लगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के पिता माने जाते हैं। महाकवि रत्नाकर ने उन्हें भारती का सपूत कहा है। अब यहाँ देखिए, मैंने पहले भी आपको बता दिया है, ये जो अध्यापक जो है रत्नाकर, उन्होंने किताब उठाकर देखा और पढ़ने लगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी के पिता कहा जाता है। किसी को भी यह पिता की उपाधि नहीं दी गई है। हिंदी के विकास में, हिंदी को और अधिक उनका प्रचार प्रसार के कार्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान बहुत ही सराहनीय है और इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का पिता कहा जाता है। महाकवि रत्नाकर ने तो उन्हें भारती का सपूत कहा है, यानी भारत का अच्छा बेटा कहा है। फिर आगे देखिए, भारतेंदु भारतीय स्वतंत्रता के पहले संग्राम के समय 7 बरस के थे, अर्थात 1850 में उनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में
1885 में हुई थी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला संग्राम हुआ था, तब भारतेंदु हरिश्चंद्र की उम्र केवल 7 साल की थी। यानी 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 1885 में उनकी मृत्यु हुई थी। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र को सिर्फ और सिर्फ 34 वर्ष 4 महीने की उम्र उन्हें मिली थी। लेकिन देखिए, इतनी कम उम्र में भी उन्होंने जो हिंदी के लिए कार्य किया है, उसके लिए उन्हें हिंदी का पिता कहा जाता है, या महाकवि रत्नाकर ने उसे भारती का सपूत कह दिया है। फिर आगे देखिए, भारतेंदु के जन्म के समय उच्च वर्गों का बहुत बड़ा असर था, उच्च कुलों का ही सम्मान था। अतः भारतेंदु को यदि उस समय इतना अधिक महत्व दिया गया था, तो उसमें कुछ अंश तक उनके कुल का भी प्रभाव था। परंतु उनसे अधिक धनी और उच्च कुल के लोग भी मौजूद थे। उनका इतना नाम क्यों न हुआ? यही बात स्पष्ट कर देती है कि वह व्यक्ति कुल के कारण नहीं, वरन अपनी प्रतिभा और महत्व के कारण प्रसिद्ध हो सका है। भारतेंदु ने अपने साहित्य में कुल वर्ग का शोषण नहीं किया। यह उनके व्यक्तित्व के विकासशील होने का बड़ा सशक्त प्रमाण है। भारतेंदु ने कुल के गर्व को दोहराने के बजाय देश के गर्व को दोहराया है। भारतेंदु की बुद्धि काशी में प्रसिद्ध थी। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कविताएं रचना शुरू कर दिया था। यहाँ तक हम देखेंगे। यहाँ पर कोई कठिन शब्द तो है नहीं। कुल यानी वंश। बाद में विकासशील का अर्थ है विकसित या विकास करना। बाकी कोई कठिन नहीं है। अब यह भारतेंदु का जन्म जो है, आपने देख लिया कि 1850 में उनका जन्म हुआ था। उन दिनों भारत में अवर्णों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार, बुरा व्यवहार किया जाता था। पूरे देश में चारों तरफ उच्च वर्ग के लोगों का बोलबाला था, और इसीलिए उच्च वर्ग के लोगों का बहुत बड़ा असर था। उच्च कुलों का ही सम्मान किया जाता था, उन्हें ही सम्मान मिलता था। और ये जो भी निम्न जाति के जो लोग हैं, उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार, अत्याचार उस समय किया जाता था। अतः भारतेंदु हरिश्चंद्र भी उच्च कुलीन थे, उच्च कुल में से वे थे। यदि उस समय इतना अधिक महत्व दिया गया, तो उसमें कुछ अंश तक उसके कुल का भी प्रभाव था। परंतु उनसे अधिक धनी और उच्च कुल के लोग भी उस समय समाज में मौजूद थे। हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र निश्चित रूप से उच्च कुलीन थे, लेकिन उससे भी अधिक उच्च कुलीन और धनी वर्ग के लोग उस समय समाज में मौजूद थे। लेकिन जितना महत्व भारतेंदु हरिश्चंद्र को दिया गया है, जितना सम्मान भारतेंदु हरिश्चंद्र को मिला है, उतना अन्य लोगों को नहीं मिला है। तो उनका इतना नाम क्यों न हुआ? ये जो भी अधिक धनी वर्ग के उच्च कुल के जो लोग मौजूद थे, उनका नाम इतना क्यों नहीं हुआ? तो यह बात निश्चित रूप से स्पष्ट कर देती है कि वह व्यक्ति यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, वह कुल के कारण उन्हें यह प्रतिष्ठा नहीं मिली है, कुल के कारण उन्हें यह सम्मान नहीं मिला है, बल्कि अपनी प्रतिभा यानी बुद्धिमत्ता, अपनी प्रतिभा या अपनी बुद्धिमत्ता और महत्व के कारण वे प्रसिद्ध हो सके थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने साहित्य में कुल वर्ग का पोषण नहीं किया है, यानी वे जिस कुल के थे उसका कहीं भी उन्होंने पोषण नहीं किया है। यह उनके व्यक्तित्व के विकसित होने का सबसे बड़ा सशक्त प्रमाण है।
नहीं तो बहुत से उस समय ऐसे लोग थे, उच्च वर्ग के होने के कारण उन्हें अपने वर्ग पर, अपने कुल पर बड़ा गर्व होता था और वे उसे ज़्यादा महत्व देते थे। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र उच्च वर्गीय होने के बावजूद भी उन्होंने कहीं भी साहित्य में उन्होंने अपने कुल के बारे में जरा भी कुछ उन्होंने नहीं लिखा है। यह उनके व्यक्तित्व के या उनके व्यक्तित्व का विकास होने का सबसे सशक्त प्रमाण है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने वंश के गर्व को उन्होंने कहीं भी दोहराया नहीं है, कहीं भी दोहराया नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने देश के गर्व को दोहराया है। उन्हें अपने देश पर बड़ा नाज था, देश पर उन्हें बड़ा गर्व था और इसीलिए वे हमेशा अपने देश के बारे में ही दोहराने का काम करते थे। भारतेंदु की बुद्धि यानी वे कितने बुद्धिमान थे ये पूरी काशी में प्रसिद्ध थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वे काशी में बहुत ही एक बुद्धिमान व्यक्ति इस रूप में उनकी प्रसिद्धि थी। मात्र देखिए 5 वर्ष की अवस्था में, आज हम पहली कक्षा में जब 6 साल पूरे हो जाते हैं तब हम पहली कक्षा में जाते हैं, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सिर्फ, और यह समय भी देखिए 1850 का समय है, तब स्कूल में जाने वाले लोगों की संख्या बिल्कुल कम थी, नहीं के बराबर थी। और उस समय 5 वर्ष की उम्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविताएं लिखना आरंभ कर दिया था। उसके पश्चात देखिए 13 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु हरिश्चंद्र का विवाह शिवालय के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मन्नो देवी से बड़ी धूमधाम के साथ हुआ। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने नौजवानों का एक संघ बनाया और उसके दूसरे ही बरस एक वाद विवाद सभा, डिबेटिंग क्लब स्थापित की। इस सभा का उद्देश्य भाषा और समाज का सुधार करना था। 18 वर्ष की आयु में वे काशी नरेश की सभा, बनारस इंस्टीट्यूट और ब्रह्मामृत वार्षिक सभा के प्रधान सहायक रहे। साथ ही कवि वचन सुधा नामक पत्र निकालना प्रारंभ किया। इन्हीं दिनों होम्योपैथिक चिकित्सालय खोला जिनमें मुफ्त दवा बंटती थी। अध्यापक रत्नहास ने किताब पर से नज़र हटाई और कहा, भारतेंदु तो फक्कड़ आदमी थे, निडर आदमी थे। साहित्य में उनकी रुचि बचपन से ही जागृत हो गई थी। पिता कविता करते थे, उसका असर उन पर भी पड़ा। अपनी कविताओं की धाक उन्होंने मात्र 6 वर्ष की अवस्था में से ही जमा ली थी। यहाँ पर 1-2 शब्द थोड़े से कठिन हैं। फक्कड़, फक्कड़ का अर्थ है निश्चिंत, फक्कड़ निश्चिंत। धाक, धाक यानी दबदबा, रौब। अब यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उनकी बुद्धिमत्ता पूरी काशी में प्रसिद्ध थी। और जब उनकी उम्र 5 वर्ष की थी, 5 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने कविता लिखना आरंभ किया था। आप लोग देखिए, कविता की बात छोड़िए, आपके लिए निबंध होता है, निबंध भी लिखने नहीं आता है। निबंध के प्रकार कितने होते हैं वो भी मालूम नहीं है। कौन सा निबंध यानी आत्मकथात्मक क्या होता है, वर्णनात्मक निबंध क्या होता है, विवरणात्मक क्या होता है, कल्पना प्रधान क्या होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। हम निबंध नहीं लिख पाते हैं। लेकिन ये देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जन्मता ही वे प्रतिभावान थे और 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने कविता लिखना आरंभ कर दिया था। 13 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु हरिश्चंद्र का विवाह शिवालय के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मन्नो देवी से बड़ी धूमधाम के साथ हुआ था। क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वह कोई साधारण परिवार का आदमी नहीं था, वह भी अमीर घर का ही आदमी था, उच्च कुलीन थे।
बड़ी धूमधाम से उनकी शादी हुई 13 साल की अवस्था में। बाद में देखिए 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने नौजवानों का एक संघ बनाया। हम लोग देखिए अब हम 17 साल के हो चुके हैं, लेकिन 17 लड़कों को हम अपने साथ नहीं रख सकते हैं, इकट्ठा नहीं कर पाते, उनका संगठन नहीं बना पाते हैं। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र देखिए उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में नौजवानों का एक संघ बनाया और दूसरे ही बरस यानी 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक वाद विवाद सभा यानी डिबेटिंग क्लब की स्थापना उन्होंने की थी। हमें अगर कोई विषय दिया जाता है वाद विवाद के लिए तो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, हम एक पंक्ति भी नहीं बोल पाते हैं। आपके लिए मौखिक परीक्षा के लिए स्पीच देना होता है, 1 मिनट बोलने का समय आपको दिया जाता है, हम 1 मिनट तो क्या आधा मिनट भी हमारा ये भाषण नहीं होता है। लेकिन ये देखिए उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में ही वाद विवाद यानी डिबेटिंग क्लब की स्थापना उन्होंने की थी। इस सभा का उद्देश्य था, खुद की पब्लिसिटी के लिए उन्होंने नहीं बनाया था। ये जो डिबेटिंग क्लब जो है वह उन्होंने भाषा और समाज का सुधार उन्हें करना था, भाषा का भी सुधार करना था और समाज का भी सुधार उन्हें करना था। यह प्रमुख उद्देश्य उनका था। 18 वर्ष की आयु में वे काशी नरेश की सभा, बनारस इंस्टीट्यूट और ब्रह्मामृत वार्षिक सभा के प्रधान सहायक रहे हैं। साथ ही कवि वचन सुधा नामक पत्र निकालना भी उन्होंने प्रारंभ किया था। अब देखिए ये कोई कवि वचन नाम का सुधा नामक पत्र निकालना कोई आरंभ नहीं है, यानी उन्होंने प्रारंभ किया था। हमें देखिए हमें अगर कोई यानी ये जो भी अखबार है अखबार के लिए अगर कोई समाचार लिखने के लिए कहा जाता है तो हम 2 पंक्तियाँ भी नहीं लिख पाते हैं। अब उन्होंने सुधा नामक पत्र उन्होंने निकाला था और इन्हीं दिनों होम्योपैथिक चिकित्सालय भी उन्होंने खोला था। ये होम्योपैथिक आपको मालूम है, यानी जो BHMS डॉक्टर होते हैं वो होम्योपैथिक की उनकी प्रैक्टिस होती है, बैचलर ऑफ होम्योपैथी। BAMS जो होते हैं वह बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक, यानी वे आयुर्वेद के जानकार होते हैं। और MBBS MD ये जो भी लोग होते हैं वे एलियोपैथी के लोग होते हैं, या उनका अभ्यास उनका होता है। और इन्हीं दिनों उन्होंने होम्योपैथिक चिकित्सालय खोला जिनमें मुफ्त दवा बढ़ती थी। और इस चिकित्सालय का अर्थ क्या है, जिसे हम मराठी में दवाखाना कहते हैं या हिंदी में उसे अस्पताल कहा जाता है। और वहाँ बिल्कुल मुफ्त में दवा बांटने का काम वे करते थे। अध्यापक रत्नहास जी ने किताब पर से नज़र हटाई और कहा, भारतेंदु हरिश्चंद्र बिल्कुल निडर आदमी थे, बिल्कुल निश्चिंत आदमी थे। और यह साहित्य की जो बात हम कर रहे हैं तो साहित्य में उनकी रुचि बचपन से ही जागृत हो गई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी हमेशा कविता करने का काम, लिखने का काम करते थे और उनका प्रभाव भारतेंदु हरिश्चंद्र पर भी पड़ा था। अपनी कविताओं की धाक यानी दबदबा उन्होंने मात्र 6 वर्ष की अवस्था से ही जमा ली थी। फिर आगे क्या होता है देखिए, अध्यापक रत्नहास रुके और पूछा, आगे पढ़ूं? अध्यापक मुस्कुराए और पढ़ना शुरू किया। अब यह अध्यापक रत्नहास जो है वह रुके और उन्होंने पूछा, आगे पढ़ूं? इस पर अध्यापक जो है
वह मुस्कुराए और पढ़ना शुरू किया। हरिचंद्र को इतना ही याद था कि पिता कुछ लिखते रहते थे और बहुत बहुत सा लिखते थे। पिता बलराम कथामृत लिख रहे थे। हरिचंद्र पास बैठे बड़े गौर से देख रहा था। उसने हठात कहा, बाबूजी। क्या है रे? पिता चौंके। अब यह हरिचंद्र जो है, हरिचंद्र को इतना ही याद था कि उनके पिता जो है वे कुछ लिखते थे और बहुत बहुत सा लिखते रहते थे। उनके पिता हमेशा लिखते रहते थे, कविताओं का सृजन करते थे। इस बार उनके पिता बलराम कथामृत, देखिए किस पर, बलराम पर कथामृत लिख रहे थे। और उस वक्त ये हरिचंद्र जो है, भारतेंदु हरिचंद्र, अपने पिता के पास बैठे बड़ी गौर से बड़ी बारीकी से वे देख रहे थे। और उसने हठात, हठात का अर्थ होता है अचानक, बीच में ही उन्होंने अचानक कहा, बाबूजी। और तब ये पिताजी जो है, पिताजी चौंके और उन्होंने कहा, क्या है रे? तो ठीक है, यहाँ पर हम रुकते हैं। बाकी जो है उसे कल की तासिका में हम देखेंगे। तब तक के लिए हम रुकते हैं। आप सभी के लिए धन्यवाद।